क्या अब 1 रुपए पर डे की भी एसआईपी आ सकती है? क्लिनिक प्लस ने भी 1 रुपए के सैशे से शैम्पू के मार्केट में एक अलग ही रिवॉल्यूशन ला दिया था। आज हम पोटेंशियली देख रहे हैं ऐसे ही एक सिमिलर पैराडिग शिफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट में, जहां जियो और ब्लैक रॉक का स्ट्रैटेजिक अलायंस बन चुका है और इस अलायंस को सेबी ने भी अप्रूव कर दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये सब न्यूज सुनकर क्या हाल होगा नई एएमसीज का, बाकी एएमसीज का, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो इस जेवी से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टोटली हिला देंगी। हम जानेंगे क्या होता है जब ग्रेट प्रोडक्ट मीट्स पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडली, ब्लैक रॉक की ग्लोबल पावर यानी कि $10 ट्रिलियन की टेक्नोलॉजी का एम्पायर। थर्ड, जियो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कि हर घर में फैल चुका है। चौथा, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, कौन सरवाइव कर पाएगा कौन नहीं। पांचवा, आपके वॉलेट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितनी सेविंग्स होंगी। और छठा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस यानी कि इंडस्ट्री किस तरीके से कंप्लीटली बदल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो और ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो वहीं जियो इंडिया की सबसे बड़ी डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जियो और ब्लैक रॉक इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगी जहां प्रोडक्ट एक्सेलेंस और पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाते हैं। पहला केस स्टडी है अमेजोन ने जब होल फूड को एक्वायर किया था साल 2017 में। अमेजोन के पास था ऑनलाइन पावर और होल फूड के पास थे 500 स्टोर्स। तो क्या हुआ, ये दोनों जब मिले तो अमेजोन के पास फिजिकल डिलीवरीज आ गई और ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स की जो मार्जिन थी वो काफी हद तक कम हो गई और अमेजोन और ज्यादा बड़ा हो गया। इसी तरीके से एक और केस स्टडी लेंगे नेटफ्लिक्स और कंटेंट स्टूडियो की। इस तरीके से एक और केस स्टडी लेंगे नेटफ्लिक्स और कंटेंट स्टूडियो का। नेटफ्लिक्स का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था और जो स्टूडियो से उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट ले लिया, जिस वजह से वो हर घर पहुंच गए थे राइट कंटेंट के साथ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिज्नी, एचबीओ सबको स्ट्रीमिंग करनी पड़ी और केबल टीवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेड हो गई। तो दोस्तों, पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है। जब बेस्ट प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ आ जाते हैं तो कंपटीशन का गेम ओवर हो जाता है। जियो और ब्लैक रॉक में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ब्लैक रॉक वर्ल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है और जियो इंडिया की डीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर ये होगा कि क्या ब्लैक रॉक सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ कंपैरिजन को समझिए। ब्लैक रॉक का जो एयूएम है वो है $10 ट्रिलियन यानी कि 85 लाख करोड़। अभी अभी रिसेंटली इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बनी है और हमारी जो टोटल जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन है। मतलब ब्लैक रॉक जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का 2.5 गुना ज्यादा है। ये सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी अनबीटेबल है। इसकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है अलादीन, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इनके लिए वेल्थ मैनेजर का काम क्या करता है। लेकिन अलादीन की फुल फॉर्म क्या है? एसेट लायबिलिटी एंड डेप्थ एंड डेरिवेटिव्स इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। तो ये हो गई अलादीन की फुल फॉर्म। सिंपल भाषा में समझिए, $21 ट्रिलियन ग्लोबली मैनेज करते हैं ये लोग। चाइना और इंडिया की जीडीपी को अगर जोड़कर देखा जाए तो इतना बड़ा नंबर बनता है। और हर सेकंड में 30,000 एसेट्स यानी कि गोल्ड, स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटीज को ये एनालाइज किया करते हैं, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कोविड टेस्ट का जो सिचुएशन था इन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। जब 2020 में कोविड आया था तो नॉर्मल जो फंड मैनेजर थे वो पैनिक कर गए थे, लेकिन अलादीन ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स है वो इंक्रीज होंगे और ट्रैवल के स्टॉक्स नीचे जाएंगे। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए गए और रिजल्ट क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को अच्छा रिफंड मिलने लगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जियो की रियल पावर क्या है? कुछ नंबर्स देखते हैं। 45,000 करोड़ यूजर्स हैं इसके, यानी कि हर तीसरा इंडियन जो है वो जियो का यूजर है। 5,000 से ज्यादा रिलायंस के डिजिटल स्टोर्स हैं, 50,000 से ज्यादा रिटेल पॉइंट्स हैं, हर गांव में फाइबर केबल है। अगर आप समझे कि इंडिया में आज के दिन में 50% से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड पीसेस हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, इसका मतलब समझते हैं आप कि दिल्ली और मुंबई के बाहर ही असली बिजनेस हो रहा है और वहां जियो का टोटल कंट्रोल है। गोरखपुर में देखा जाए तो जियो स्टोर के जो रिलायंस के जो पेट्रोल पंप है वहां पर वो मौजूद है, वहां पे उनके टावर्स भी हैं। बरेली में भी सेम स्टोरी देखने को मिलती है, गोंडा में भी जियो की सेम प्रेजेंस है। लेकिन टेलीकॉम में क्या हुआ था? टेलीकॉम परमानेंटली चीप हो गया जब यहाँ पर रिलायंस जियो इस पिक्चर में आया। आपके मन में सवाल होगा कि एग्जिस्टिंग फंड हाउसेस में क्या होगा।
करंट म्यूचुअल फंड कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स को पहले समझ लेते हैं। बहुत सारी एएमसीज है इंडिया में, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। इनका जो करंट एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75% से 2% तक है। प्रॉब्लम यह है कि जियो इसको 0.2% से भी कम कर सकता है। जियो की कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए के आसपास रह सकती है, और इन सब ब्रांड्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 500 रुपए से ज्यादा है, और यही जियो को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जियो के पास फ्री कस्टमर बेस ऑलरेडी है। फिर आप डिस्काउंट ब्रोकर देखें, जैसे ग्रो, ज़रोधा, पेटीएम मनी, ये सब टेक्नोलॉजी ऐप है और ये बहुत बेसिक है। और जब इनको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा तो अलादीन एआई के साथ किया जाएगा, तो डेफिनेटली सभी के होश उड़ जाएंगे। और एक चीज याद रखिए कि जितने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। जियो के केस में कस्टमर्स ऑलरेडी इनके पास हैं और उनके इकोसिस्टम का वो पार्ट है। जियो हर चीज उनको दिखाता है, उनको मूवीज दिखाने में मदद करता है, कंटेंट भी दिखाता है और साथ ही साथ न्यूज भी वो दिखाता है। अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना उसके लिए काफी ज्यादा इजी है। अब तीसरा जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं वो है बैंक्स, यानी कि आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई। इन लोगों पे क्रॉस सेलिंग का प्रेशर होता है और इससे एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिड्यूस हो सकती है। इन बैंक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, पर जियो को 45 करोड़ कस्टमर्स के लिए कोई भी शॉप नहीं खोलनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट उन तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक रॉक का जो सिस्टम है वो एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। तो अब सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज क्या है ये समझते हैं। इससे बचने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को भी जियो की प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन पे मार्जिन प्रेशर बढ़ जाएगा। सेकेंडली, इन लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा मेजरली अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये सब ना कर पाए तो जिस तरीके से अमेजोन के आने के बाद में फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के साथ मर्जर कर लिया था, इन लोगों को भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मर्जर करना पड़ेगा, जिस वजह से उनका लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन पे करना पड़ेगा। कंपनीज की प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा ये सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, आपकी सेविंग्स कितनी होगी। तो देखिए, आज का जो सिनेरियो है वो आज मिनिमम एसआईपी 500 पर मंथ की होती है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% से 2% तक है। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट आती है 7,000 से 20,000 रुपए। अब यही जियो ब्लैक रॉक के साथ देखेंगे तो मिनिमम एसआईपी हो सकती है 1 रुपी पर डे, यानी कि 25 से 50 रुपए पर मंथ। एक्सपेंस रेशियो 0.2% से कम हो सकता है, यानी कि 10 लाख रुपए पे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2,000 से भी कम हो जाएगी, यानी कि आपकी एनुअल सेविंग्स तकरीबन 18,000 हो सकती है 10 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ। 1 रुपए का डेली कलेक्शन मॉडल तो याद होगा आपको। इसी तरीके से अगर जियो 1 रुपी पर डे पे आ गया तो 30 रुपए महीने की एसआईपी पे ये जो पूरा कलेक्शन है वो आ जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े तबके को सर्व किया जाएगा, जिसे हम इंडिया 3 कहते हैं, यानी कि हमारे सपोर्टर वर्कर्स होते हैं, जो मेड्स जो होती हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, ये सब लोग आराम से एसआईपी कर सकते हैं अगर एसआईपी 1 रुपी पर डे पे आ जाती है। इस केस में पैसा तो सेव होगा ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत सारे मिलियनर्स को जो फैसिलिटीज मिलती है वो आपको भी मिलेंगी। कैसे मिलेंगी अब ये समझते हैं। आपको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल लेवल की टेक्नोलॉजी, वो भी रिटेल प्राइसेस पर। आपको मिलेगा एआई पोर्टफोलियो, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ मिलियनर्स को मिलता है। आपको मिलेगा ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, यानी कि आपके गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा आपका। थर्ड, आपको मिल सकता है रिस्क अलर्ट बिफोर मार्केट क्रैशेस, क्योंकि उनके पास है अलादीन। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट क्रैश होने की, और उस हिसाब से आप अपने गोल को बैलेंस कर पाएंगे और फाइनल टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन भी कर पाएंगे। इन सब के अलावा आपका रियल टाइम एनालिटिक्स होगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस आप खुद ट्रैक कर पाएंगे, बेंचमार्क से कंपेयर कर पाएंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शन देख पाएंगे और सेक्टर रोटेशन अलर्ट देख पाएंगे। कभी आपका पैसा बैंकिंग में जा रहा है तो कभी आपका पैसा अगर किसी दूसरे फोरम में जा रहा है, दूसरी जगह इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारे एक्सेस आपको मिल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कोविड 2 टाइप की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो अलादीन ऑटोमेटिकली इसको डिफेंस स्टॉक्स में शिफ्ट कर देगा। इसी के साथ मार्केट रेगुलेटरीज के जो चैलेंजेस हैं वो भी आने वाले हैं। सबसे पहले पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो हुआ था वही पॉसिबल है कि अब बेल्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी पहले फेज में एकदम से शॉक आ जाएगा, जियो एंटर करेगा तो हो सकता है कि वो जीरो फी एसआईपी लेकर आए, यानी कि वो आपसे 6
महीने तक कोई भी एसआईपी फीस ना ले। और इस केस में सेबी जो है वो मॉनिटर करता है, क्योंकि सेबी जो है वो प्रेडेटरी प्राइसिंग अलाउ नहीं करता है, इस तरीके की किसी भी चीज को वो अलाउ नहीं करता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की इमरजेंसी मीटिंग भी हो सकती है, प्राइसिंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके आ सकता है। रेगुलेटरी लिमिट्स के बीच में भी आपको प्राइसिंग रखनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन को भी स्टार्ट किया जाएगा। सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी और सेबी जो है वो कॉम्पिटिट डिस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगा, फेयर और कॉम्पिटिशन को वो इनकरेज करेगा। और अब आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होगा कि एक्सपेंस रेशियो की वॉर होगी, सबको अपने एक्सपेंस रेशियो को कम करना पड़ेगा। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए सभी लोग भागने लगेंगे। सेबी गाइडलाइंस जारी करेगा एआई बेस्ड एडवाइस के लिए और न्यू रूल्स बनाए जाएंगे। छोटे छोटे प्लेयर्स का कंसोलिडेशन होगा और वो छोटे छोटे प्लेयर्स जो है वो या तो बड़े प्लेयर्स में मर्ज कर जाएंगे या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स में। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। अब चैलेंज ये है कि ट्रेडिशनल प्लेयर्स लॉबी करेंगे सभी के साथ, वो कहेंगे कि एआई एडवाइस तो रिस्की होता है, इसलिए एआई से एडवाइस मत कराइए। हमारे ह्यूमन फंड्स मैनेजर यहाँ पर बैठे हैं, उनकी नौकरी चले जाएगी, इसलिए उनसे एडवाइस ले। और फेज 3 ये होगा कि ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इंडस्ट्री में ज्यादा प्लेयर्स नहीं बचेंगे, कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे। एआई फर्स्ट अप्रोच होगा जो कि स्टैंडर्ड बन जाएगा, बट सेबी का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए ही होगा। 25 से 50 रुपए की मिनिमम एसआईपी हो सकती है। प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे और हम सबको एआई ड्रिवन इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल्स आएंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सेबी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनोवेशन को बैलेंस करके चलता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी रेगुलेटेड है, प्लस परमानेंट कॉम्पिटिटर रहने वाला है। एमएएफ में वो सब नहीं करना पड़ता, तो इसमें नए प्लेयर्स आ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ सकते हैं। थ्योरी तक तो सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है? अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो समझाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी हाई कॉस्ट फंड है तो वो चेक करते रहिए। अगर आपने इंडेक्स फंड लेकर रखा है तो हाई कॉस्ट है, और अगर जियो का कोई इंडेक्स फंड आता है जो लो कॉस्ट है तो उस पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पैसा बचा के रखिए। कोई जियो जब लॉन्च करेगा अपनी एसआईपी का कोई प्लान तो उसमें म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो अभी वेट मत कीजिए, इमीडिएटली आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते रहिए, समझते रहिए कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप छोटे एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपए महीने से आप आराम से एसआईपी कर सकते हैं। साथ ही साथ वेट कीजिए और वॉच कीजिए, जियो को सेटल होने दीजिए। आराम से 1 साल 6 महीने के बाद आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं अगर आपने शुरू नहीं किया है। पर कंपैरिजन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब भी आप ब्लैक रॉक और जियो की इनिशियल ऑफरिंग देखें तो हमें किन 3 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें चेक करना है इनका एक्सपेंस रेशियो, जो रेट दिया गया है, जो फाइन प्रिंट है वो सही है या फिर नहीं है। सेकंड, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, अगर ऐसा है तो क्या 1 साल तक आप यहाँ पर लॉक इन रहेंगे या फिर 2 साल तक आप यहाँ पर लॉक इन रह जाएंगे। और थर्ड, एग्जिस्टिंग ऑप्शंस के साथ जरूर इसको इवेलुएट कीजिए। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है ब्लैक रॉक, उसको जरूर इवेलुएट करना, एआई रिकमेंडेशन की क्वालिटी को जरूर ट्रैक करना चाहिए। प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी को चेक करना जरूर चाहिए, क्योंकि जिन प्लेटफॉर्म पे अभी तक हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं वो बहुत टाइम से एडजस्ट कर रहे हैं। ये नया प्लेटफॉर्म है, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा और कस्टमर सपोर्ट स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर देखना जरूरी है। जहाँ पर हम जियो की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें दिखता है कि उन्होंने सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ठाक तरीके से क्रिएट कर रखा है। तीसरी चीज जो देखनी है वो है एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आप आराम से इसमें एग्जिट कर पा रहे हैं? दूसरे फंड में ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको ज्यादा देर तक रुकना पड़ रहा है। तो अगर कोई एग्जिट करियर हिडन नहीं है, स्मॉल प्राइस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि पहले 3 से 6 महीने तक स्मॉल अमाउंट को आप टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल अप करो। ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, तो यानी कि ब्लैक रॉक से एक और फायदा होगा कि ग्लोबल फंड का भी एक्सेस आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके अलावा ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।